Hello everyone, a very good morning to all of you. So कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are fine and you are excited as well. So friends, um, first of all, I really want to welcome you all in my classes, and I really appreciate you guys that you have chosen CA course as your career path. A very big thing for you. एंड माई नेम इज़ सी यशिका गेरा तनेजा, जो कि मैं आपकी कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ इन थ्रू आउट योर सी ए जर्नी. सो आई होप मैं आपके लिए सब्जेक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूँ. तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉ. गाइज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ इस बिजनेस लॉ के पेपर के लिए. सो फ्रेंड्स, आई विल ट्राई कि बिजनेस लॉ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट आई एश्योर यू गाइज मैं इसको बोरिंग होने नहीं दूंगी. सो फ्रेंड्स, हम दोनों को आपस में मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट हम इस अपने सिलेबस में और इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. सो आई होप गाइज यू ऑल आर विद मी, सुपर एक्साइटेड फॉर द क्लासेस एंड लेट्स एंजॉय. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के लिए हमारे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. ये बिजनेस लॉ का पेपर एग्जाम्स में आने वाला है ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है जी. इस 100 मार्क्स के लिए ये मेरा एग्ज़ाम और ये मेरा पेपर पूरा का पूरा थ्रियोटिकल पेपर है, जिसमें आपको 100 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आंसर लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है. अब इस बिजनेस लॉ तो एक हमने देख लिया कि बिजनेस लॉ के अंदर किस किस तरीके से 100 नंबर का पेपर आने वाला है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, इस 100 मार्क्स के लिए हमारे इस एग्ज़ाम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ. ठीक है. तो हमें पढ़ना है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके. हमें रीड करना है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. हमें रीड करना है द पार्टनरशिप एक्ट 1932. हमें पढ़ना है द कंपनीज एक्ट 2013. हमें रीड करना है द लिमिटेड liability partnership act 2008. फ्रेंड्स, हमें ये 5 एक्ट हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये 5 एक्ट हैं जो कि हमें रीड करने हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंपनीज एक्ट
2013, the Sales of Goods Act 1930, Partnership Act, Limited Liability Partnership Act. तो these are the 5 acts जो कि हमारे part of the syllabus हैं. इतनी बात क्लियर होती है. मैम हमें नहीं पता कि लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है. फ्रेंड्स ये सब टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ 1 2 3 4 5 दीज 5 टॉपिक्स आर अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से. बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, बिकॉज आप सब स्टूडेंट्स ने अपने 12th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, बट यू गाइस डोंट हैव एनी आइडिया कि साहब लॉ क्या होता है, हमें नहीं पता. सो यू डोंट वरी गाइस, आई एम विद यू. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है. ठीक है, सो आप सबसे पहले इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए एंड देन आई विल प्रोसीड ऑन कि हमें किस किस तरीके से आगे बढ़ना है. आई होप यू ऑल नोटिस दिस थिंग्स. ठीक है फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ के अंदर ये 5 एक्ट जो कि मैंने अभी मेंशन करे हैं. ठीक है, अब मुझे सबसे पहले समझना है कि लॉ क्या होता है. हिंदी में कहा जाता है कानून. ठीक है, लॉ मीन्स कानून. मैम लॉ क्या होता है और मैम एक्ट क्या होता है, हमें नहीं पता, प्लीज प्लीज बता दीजिए. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्ट क्या होता है. फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या कर रखा होगा, आप लोगों ने जब आप मैथ्स पढ़ते हो है ना, तो 10th क्लास में 11th क्लास में हमारे पास मैथ्स की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3. सिमिलरली एक्ट्स में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. ठीक है जी, हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हमारे पास बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं. जैसे कि हम पढ़ते थे एक्सरसाइज 1 और उसके अंदर हमें पढ़ाया जाता था एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, तो ये कौन हो गया, ये हेड हो गया और इस हेड का बच्चा कौन हो गया, 1.1 हो गया. ठीक है, सिमिलरली हमें सेक्शंस पढ़ने हैं, सब सेक्शंस पढ़ाए जाते हैं एक्ट्स के अंदर. ठीक है, फिर हमें बताया जाता है क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस. ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं एक्ट के अंदर. मैंने अभी बोर्ड पे लगवाया था 5 एक्ट्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो सारे के सारे एक्ट्स के अंदर हमारे को सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, सब सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं कि मैम ये बता दो कि एक्ट क्या होता है. हमें नहीं पता कि मैम एक्ट क्या होता है. ठीक है, देखो एक्ट क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एन एक्ट. दिस इज फॉरमोस्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. फ्रेंड्स होता क्या है, हमारी कंट्री में जो रूल कर रहा है वो कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में कौन है, नरेंद्र मोदी जी. राइट, अब अगर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं तो होता क्या है, ये कौन है, पीएम. अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, हाँ. सो अब फ्रेंड्स ये प्राइम मिनिस्टर ना सारा काम नहीं कर सकता यार, इसके पास ऊपर बहुत बर्डन है. राइट, इसके ऊपर बहुत बर्डन है कि भाई मैं सब कुछ पूरे देश को संभालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर्स को, अपने अथॉरिटीज जो भी पावर्स हैं उनको डेलीगेट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि
हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम होती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैडम को क्या करना है, रेगुलेट करना है पूरे के पूरे स्कूल को। बट क्या प्रिंसिपल मैडम एक एक सेक्शन में जाकर चेक करेगी कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, कितने बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कितने बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर रहे? नहीं कर सकती ना। वन पर्सन के लिए सब कुछ हैंडल करना इट्स नॉट दैट मच इजी, करेक्ट। तो बच्चे सिमिलरली प्रिंसिपल मैडम क्या करती हैं, अपनी पास डिस्ट्रीब्यूट या डेलीगेट कर देती हैं क्लास टीचर्स को, कि क्लास टीचर 1 बन गई, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड बताएगी, ये टीचर बताएगी कि उस पर्टिकुलर क्लास या उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर क्लास और उस पर्टिकुलर सेक्शन की किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, करेक्ट है, राइट। तो हर कोई टीचर क्या करता है, अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके जाता है प्रिंसिपल मैडम के पास, ठीक है। किसके पास जाता है, ये बैठी हैं प्रिंसिपल मैडम, क्यूट लग रही है, बड़ा बड़ा चश्मा लगा दे इनको, अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये है क्लास टीचर और ये जाएंगी प्रिंसिपल मैडम के पास बताने के लिए कि मैडम देखिए हमारी क्लास और इस सेक्शन का परफॉर्मेंस अराउंड 70% आया है, ठीक है। अब अगर इस क्लास टीचर के कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, कोई स्टूडेंट है इस क्लास का जो इस टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये रहा स्टूडेंट है ना, ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस मैडम को। अभी मैडम क्या करेंगी, ये मैडम रिकॉर्ड देंगी प्रिंसिपल मैडम को कि मैडम ये बच्चा डिफॉल्टर है, ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये बात नहीं सुनता, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, ठीक है। सिमिलरली मैडम आप ये कहाँ पहुंच गए, हम तो एक्टर लॉ की बात कर रहे थे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। हम कहानी कहानी में सुनते सुनाते ही लॉ को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप सबको जो मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स या जो मज़ेदार एग्जाम्पल्स होंगे उसको इंजॉय करना है, सो दैट कि आपको पर्पस समझ में आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस बच्चे के रिगार्डिंग, इस स्टूडेंट के रिगार्डिंग एक क्लास टीचर को कंप्लेन करनी पड़ती है प्रिंसिपल मैडम को, ठीक है। ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स, ऑन अ वेरी सिमिलर ग्राउंड स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी। अब उनको पूरी की पूरी कंट्री चलाने के लिए अपनी पावर्स को डेलीगेट करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई और हैंडल करेगा, रेलवेज कोई और मैंडर करने वाला है, एविएशन कोई और हैंडल करने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई और है, राइट। तो हर किसी की फील्ड्स को क्या कर दिया, हर किसी की फील्ड्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि फाइनेंस को कोई और देखेगा, राइट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कोई और देखने वाला है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, मैं इस एग्जाम्पल को रब कर रही हूँ टीचर प्रिंसिपल वाले एग्जाम्पल को, हम बैक टू द टॉपिक आ रहे हैं जब हम बातें कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने अपनी या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पावर को क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग पर्सन हैंडल करेगी। जैसे कि हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अब इनके पास पावर है, अगर कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू फाइनेंस, तो उसको देखने वाला कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब भी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही होती है फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पर्सन जॉट डाउन करेगा पॉइंट्स को कि कंट्री में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट मेंटेन करेगा, प्रॉब्लम्स की लिस्ट मेंटेन होगी और ये दे दी जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर को, सॉरी
ये दे दी जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स की लिस्ट मेंटेन करेगा, अभी किसी को नहीं दे रहे, ठीक है, हमने ये लिस्ट बना ली कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को दिक्कत आई, इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना ली है। अब जब भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। जस्ट से एन एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या होता था, बहुत एंशियंट टाइम की बात करूं तो हम कैसे कैसे ट्रैवल करते थे, बाय वॉक, राइट, पैदल चल के हम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने के लिए हमें अपने आप चल के जाना पड़ता था, ठीक है। अब हुआ क्या, तो क्या एक्सीडेंट होते थे, डू यू थिंक कि एक्सीडेंट होते थे, आपको लगता है ऐसा कि एक्सीडेंट होते होंगे? नो नो मैम, अ बिग नो। कभी सुना है आप लोगों ने, कभी आप लोगों ने सुना है 2 पर्सन आ रहे हो आपस में टकरा गए और एक्सीडेंट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, राइट, ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस हैव ब्रेन्स विद देम। उनको पता है अगर मैं सामने से आ रही हूँ और आप भी सामने से आ रहे हो, सो आई विल मूव ऑन दैट डायरेक्शन एंड यू विल ऑन दैट, करेक्ट है। अब हुआ क्या बच्चे, उसके बाद की बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट। अगर हमारे को कम्यूट करना है फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर, तो हमने क्या करा, बुलक कार्ट यूज हो गए, है ना, एनिमल्स को यूज किया जाता था, वो पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करते थे। स्टिल एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, क्यों? बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर ब्रेन्स, उनके पास भी दिमाग है, और वो क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, एक्सीडेंट्स फॉर श्योर नहीं होते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। अब ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि ना गाड़ियां चलने लग गई। क्यों आया ये एक्ट, मैं इसका रीजन बताने जा रही हूँ, ठीक है, कि ये एक्ट आया क्यों। अब एक पर्सन को दूसरी जगह पे अगर कम्यूट करना पड़ता था तो उसको क्या करना पड़ा, मोटर व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ा, है ना, स्कूटर, गाड़ी एंड स्कूटी, ये सब कुछ यूज़ करने पड़े। तो प्रॉब्लम पता चली कि एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हमेशा न्यूज़पेपर में सुनने के लिए मिला कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और दिक्कत हो गई लोगों को, है ना। तो डेली बेसिस पे ये चीज़ सुनने के लिए मिल रही थी। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट को समझ में आया, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ हेड को समझ में आया कि कुछ ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है जिससे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, लोगों के ऊपर कंट्रोल करा जाए ताकि वो एक्सीडेंट्स ना हो पाए और एक्सीडेंट्स का रेट क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। तभी तभी हमारे पास आज रूल्स हैं, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, राइट। 18 साल से नीचे वाला बच्चा स्कूटी नहीं चला सकता बिकॉज ही इज कम अंडर अ माइनर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रूल्स बना दिए कि भैया आपको हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलना है। आप अगर कुछ स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, पहला फ्रंट सीट पे जो बंदा बैठा है और पीछे बैठा है, दोनों को हेलमेट कैरी करना कंपलसरी है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लग गए, जब कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लग गए, तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। अगर हमारी कंट्री में कुछ भी एक्ट नहीं बनता, कुछ भी इम्पोजेबल नहीं किया जाता, ठीक है, तो कोई सुनता नहीं है, है ना। अगर आज आपको ये पता चल जाए, आप अपनी गली से घर से निकले, यार साइड वाले ना, मतलब हम सिर्फ गोल चक्कर तक ही गए थे और वहाँ पुलिस खड़ी है और हमने हेलमेट तो पहना नहीं है, फटाफट से घर जाओगे और हेलमेट लेकर आओगे। रीज़न आपको पता है,
साहब मुझे उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, मुझे उसको फाइन पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, करेक्ट है। अब जब आपको फाइन पे करना पड़ेगा तो एक्ट को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज आ जाती हैं जो कि आपको पे ऑफ करनी पड़ जाती हैं इन द टर्म्स ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ फाइन और पेनल्टीज, ठीक है। अब इन द टर्म्स ऑफ फाइन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन और पेनल्टीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। बट आपको ये समझ में आया कि रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, हम क्यों एक्ट बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोगों को प्रॉब्लम होने की वजह से हमने इस एक्ट को इनबिल्ड किया, राइट, सो दैट कि क्या हो सके, एक्सीडेंट्स का रेट कम हो सके और लोगों को हेल्प हो सके, और लोगों को हेल्प हो सके प्लस एक्सीडेंट्स का रेट कम हो सके। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब ये बताइए, बात समझ में आ गई, इसी जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो पर्टिकुलर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को एक्शंस लेना पड़ता है कि किस तरीके से हम एक कानून को कंट्री के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से एक्ट बनाया जाता है, मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से एक्ट बनाया जाता है, ठीक है जी, किस तरीके से एक्ट बनाया जाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि एक्ट क्यों बनाया जाता है, ठीक है। एक्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कंट्री में कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक एक्ट को इनबिल्ट किया जाता है इन आवर कंट्री। अब एक्ट को बनाया कैसे जाता है, हमने बोला सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसका नाम बिल रखा जाता है। सबसे पहले जब एक्ट नहीं बनता, ठीक है, जब एक्ट नहीं बनता, एक्ट तो बाद में बनता है, पहले उसका नाम होता है बिल, ड्राफ्ट बिल, जिसमें कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री बोले तो वही डिपार्टमेंट्स के हेड जो कि एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो कंसर्न मिनिस्ट्री सबसे पहले ड्राफ्ट बिल निकालती है जिसमें वो देखती है लोगों को अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रिगार्डिंग उसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल को ड्रॉ कर लिया। अब ये ड्राफ्ट बिल का होगा क्या, इस ड्राफ्ट बिल को हमें हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें इस ड्राफ्ट बिल को कहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है जी। तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होती है मेरे पास राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। देखा है ना आपने, पार्लियामेंट में थप 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 बजा रहे होते हैं, याद है, ध्यान है कुछ। तो इस राज्यसभा और इस लोकसभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आप के लोग, सारी पार्टीज के लोग इस सभा के अंदर विद इन द पार्लियामेंट बैठे होते हैं, जो कि अपने अपने सजेशंस देते हैं रिगार्डिंग दिस बिल, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस डिबेट होती है इन राज्यसभा एंड लोकसभा कि अगर कोई पर्सन, कोई कंसर्न मिनिस्ट्री कोई बिल लेकर आया है और वो उसके ये सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर बैठ के आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना सजेशन देता है रिगार्डिंग दिस ड्राफ्ट बिल, क्लियर है। अब जब ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा और ये बिल लोकसभा में भी पास हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और जब ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा फिर फाइनल कंसेंट किसकी लगेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फाइनल कंसेंट कौन देगा, फाइनल कंसेंट देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी।
फाइनल कंसेंट देने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या करने वाले हैं, ये साइन करने वाले हैं, ठीक है। ये इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर साइन करेंगे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी क्या होगा, तभी ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट बिल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्ट में। बात समझ में आती है, क्लियर हुआ क्या समझाना चाह रही हूँ। तो कोई भी बोले साहब ये एक्ट कैसे बनता है, तो हमेशा हमेशा ड्राफ्ट बिल आएगा जो कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होगा, और उसको फाइनल कंसेंट दी जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओनली देन द बिल विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। अब हमारे घर में भी क्या होता है, अगर लेट सपोज हमारे घर में कुछ भी, हम किसी रूल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ठीक है। अब मैं इस घर में चाह रही हूँ कि पुराने टाइम से रूल्स चल रहे थे कि भाई लड़कियां 8 बजे से पहले पहले घर के अंदर आ जानी चाहिए, बट बीइंग अ गर्ल जब मैं इस घर का पार्ट थी, मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, हमें पढ़ाई करनी होती है, हमें जॉब करनी होती है, इसलिए हम कोई टाइम बाउंडेशन नहीं हो सकते। बट हेड ऑफ द फैमिली ने, हमारे पापा जी ने बोल रखा है नहीं आपको 8 बजे से पहले पहले लड़कियों को घर में पहुंचना है, ठीक है। बट मैंने मुद्दा उठाया, सर इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हमने क्या करा, कुछ मेजॉरिटी बनाई। अब हमारे घर में लेट सपोज 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, लेट सपोज हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, और अगर 3 फैमिली मेंबर्स मेरी साइड हो गए, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ 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 अब तो मैं मेजॉरिटी में काम कर रही हूँ, है ना, मैं मेजॉरिटी में काम कर रही हूँ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे के बाद हम आ सकते हैं। बट इज़ इट पॉसिबल कि आ सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर हेड ऑफ द हाउस हमारे पापा जी ने हमें ये परमिशन नहीं दी है, तो है ना। तो फाइनल अथॉरिटी कौन होती है, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है, द हेड, है ना। यहाँ पर हमारे पापा हैं और यहाँ पर कौन है, पापा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस पापा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब ये पापा जी, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर साइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्ट। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली कि किस तरीके से जो ड्राफ्ट बिल है ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब एक्ट तो बन गया, ठीक है, अब लोगों को बताना भी तो है। गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट बना दिया, अब वो किस तरीके से जनरल पब्लिक को अवेयर करेगा। तो जब ये कोई भी एक्ट बन जाता है, तो गेजेट ऑफ इंडिया विच इज द भारत का राजपत्र, ठीक है, तो भारत के राजपत्र बोले तो गेजेट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे को इस एक्ट को पब्लिश करा जाता है, और वो सर्कुलेट कर दिया जाता है विद इन द पब्लिक, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि न्यू एक्ट जो है वो क्या हो गया है, न्यू एक्ट हमारा इनबिल्ट हो गया है इन आवर कंट्री। बात समझ में आती है, पूरा प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से एक एक्ट बना जाता है, बनाया जाता है। क्लियर, ओके जी, समझ में आ गया मैडम। अब बात करते हैं कि लॉ क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉ क्या होता है। हमारे पेपर नंबर 2 का नाम है बिजनेस लॉ, राइट, जिसमें हमारे को 5 एक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब लॉ क्या होता है जी साहब, लॉ के अंदर आ जाता है एक्ट, ठीक है, लॉ के अंदर एक्ट आता है। लॉ का मतलब है कानून, ठीक है, और लॉ के अंदर क्या आता है, लॉ के अंदर आते हैं केस लॉस। अभी समझाने वाली हूं, डोंट वरी कि ये है क्या चीज, ठीक है। और हमारे पास आ जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। All these things are a part of law. हुआ क्या हमारी कंट्री में बहुत
जो एक्ट बनाया गया है ना, जो एक्ट बनाया गया जिसमें से हम इस एक एक्ट की बात कर रहे थे, पहला एक्ट मैंने लिखा था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही लिखा है, करेक्ट, यही लिखा है। अब ये एक्ट बनाया गया था 1872 में, गाइस ध्यान से सुनो, ये एक्ट बनाया गया था 1872 में। कितने पुराने ज़माने का, 150 साल पुराना एक्ट है ये, ठीक है, अप्रॉक्स इतने साल पुराना एक्ट आज की करंट सिचुएशन को कैसे फुलफिल करेगा, बताओ मेरे को। हम कहते हैं हमारे घर में ना 3 जनरेशन रह रही हैं, है ना, हमारे घर में हम कहते हैं 3 जनरेशन रह रही हैं। सो सॉरी, अगर पुरानी जनरेशन को हमारे साथ रहना है तो उनको अपडेशन करना पड़ेगा, मानते हो ना इस बात को। सिमिलरली जो मेरा एक्ट है वो काफ़ी पुराना एक्ट है ना, जो जिन लोगों ने, जिन कंसर्न मिनिस्ट्री ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, दे आर नॉट मोर राइट। अगर अब मुझे इस एक्ट में, अगर अब मुझे इस एक्ट को पढ़ना पड़ रहा है, अगर मुझे अब इस एक्ट को पढ़ना पड़ रहा है और मुझे पता नहीं समझ में आ रहा कि इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो मैं किसके पास जाऊँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कंसर्न मिनिस्ट्री के पीपल थे ये अब नहीं है, चले गए ये सब तो, है ना। तो अब होता क्या है, हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं एक जज साहब। कौन बनाए जाते हैं? एक जज साहब बनाए जाते हैं, क्यूट क्यूट से जज साहब, ठीक है। जो कि माना जाता है कि ये जज साहब को सब कुछ पता है कि कौन सा लोग क्या बोल रहा है, ये उसकी अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे समझ में आएगा ये बात आपको, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको रब कर रही हूँ, ओनली फॉर दिस पोर्शन, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, अब हुआ क्या, ये तो बन गए जज जी, ओ हो, ठीक है। अब 2 पर्सन के बीच में अगर लड़ाई होती है, 2 पर्सन के बीच में लड़ाई होती है, ये थोड़ा सा चश्मा लगा के बैठा ये बंदा, है ना, ये बंदा है डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है, इनकम टैक्स के गवर्नमेंट का बंदा है ये, ठीक है। ये कौन है? ये है एयरटेल कंपनी का मालिक, ठीक है। इस इनकम टैक्स के बंदे ने, इस इनकम टैक्स के पर्सन ने क्या करा, इसको नोटिस दिया कि साहब आप लाइबल हो टैक्स लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। देखो कोई भी लॉ, कोई भी यहाँ पर हम इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जनरल सेंस में समझना, मैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं समझा रही हूँ, नॉर्मल समझा रही हूँ कि कभी भी किसी भी प्रोविजन को लेकर, प्रोविजन बोलते सेक्शन को लेकर, ठीक है, कभी भी किसी प्रोविजन को लेकर हर लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसने इसको बोला, डिपार्टमेंट ऑफ इसका नोटिस आ गया किसी प्रोविजन को लेके कि आपको ₹50 करोड़ का टैक्स फिल करना पड़ेगा ड्यू टू प्रोविजन, ड्यू टू इनकम टैक्स का ये वाला प्रोविजन, आपको 50 टैक्स का क्या भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये कहता है हेलो हेलो हेलो, है ना, ये इनकम टैक्स का जो तू प्रोविजन मेरे को बता रहा है ना, तू गलत इंटरप्रिटेट कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं है, तू गलत इंटरप्रिटेट करके मेरे को 50 करोड़ की लाइबिलिटी पे करने के लिए कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल रहा है। इन दोनों के बीच में अब क्या हो रही है, ठुशुम ठुशुम लड़ाई हो रही है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है, ये कह रहा है
तुझे लाइबिलिटी पे करनी है कितनी की, 50 करोड़ की, ये कह रहा है मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई, जो तेरी इंटरप्रिटेशन है वो अलग है, मेरी इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। अब ये दोनों बेचारे कंफ्यूज हैं किसके पास जाएं। क्यों? क्योंकि एक्ट तो बहुत साल पहले का बन गया, वो लोग तो है नहीं, तो ये किसके पास जाएंगे, जज जी के पास। किसके पास जाएंगे, जज के पास जाएंगे। तो अब जज क्या करेगा, जज को डिसीजन लेना पड़ेगा, इस जज को डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ठीक है या ये ठीक है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के बीच में जब कन्फ्लिक्ट्स होता है वो जाते हैं जज के पास। अब जज का डिसीजन आया इन द फेवर ऑफ एयरटेल कंपनी। फेवर ऑफ एयरटेल कंपनी का मतलब क्या है कि इस एयरटेल कंपनी वाले पर्सन को 50 करोड़ की लायबिलिटी पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर फेवर डिसीजन जज जी ने इनके फेवर में लिया है तो ये 50 करोड़ की लायबिलिटी को पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब ये 50 करोड़ की लायबिलिटी पे नहीं करेगा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होने से जज जी ने डिसीजन दिया कि अगर इस तरीके का केस आगे फर्दर कभी भी किसी भी दो पार्टियों के बीच में होगा, एयरटेल कंपनी थी ये, तो हम बोल रहे हैं ऐसा केस अगर कभी भी किसी भी, एयरटेल कंपनी थी तो इन्होंने बोल दिया टेलीकॉम्युनिकेशन की कोई भी कंपनी, ठीक है, टेलीकॉम्युनिकेशन की कोई भी कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच में अगर कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन किसके फेवर में जाएगा, कंपनी के फेवर में। ठीक है, तो अब अगर दोबारा ये बात, ये सारा केस था लेट सपोज 2023 का। ठीक है, अब 2023 ये बात थी जनवरी की, जनवरी 2023 में ये लड़ाई हुई। अब हुआ क्या, अगेन ऐसी ही दो पार्टीज आई, लेकिन ये डेट चेंज हो गई। ऐसी ही दो पार्टीज आई और ये डेट चेंज हो गई बच्चे, ये डेट हो गई जून 2023। ठीक है जी, ये सेम केस आया जून 2023 में आया। तो क्या ये दोबारा जज के पास जाएंगे कि हमारा फैसला करो कि किसके फेवर में जाना चाहिए डिसीजन? द आंसर इज बिग नो। ये अब लोग दोबारा जज के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे मैडम? जज ने बोला ना, पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था। कब डिसीजन लिया था? जैन 2023 में लिया था इन द फेवर ऑफ एयरटेल कंपनी। जब इसने ये डिसीजन एयरटेल कंपनी के फेवर में ले लिया तो साहब अब कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी के साथ अगर ये इनका झगड़ा होता है तो हम रेफर कर देंगे। क्या रेफर कर देंगे? कि ऐसा केस कब हुआ था, इससे पहले वाली डेट क्या थी? जैन 2023 है ना, इससे पहले वाली डेट क्या थी? जैन 2023 है ना। तो अगर कभी भी जैन 2023 के बाद कभी भी ऐसा केस दोबारा आता है विद इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में, तो हम जज के पास नहीं जाएंगे। हम बोल देंगे इस केस के ऊपर डिसीजन होगा इन द फेवर ऑफ एयरटेल कंपनी एज पर द केस विच इज़ हेल्ड ऑन जैन 2023। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस केस लॉ का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो जितने भी केस लॉज होते हैं वो धीरे धीरे जब सामने आते जाते हैं, सो दैट ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ केस लॉस एंड अ पार्ट ऑफ लॉ। वो सारे के सारे केस लॉस क्या हो जाते हैं? दीज केस लॉस आर अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट तो है ही है, 1872 का एक्ट तो है ही है, बट केस लॉ अगर वो 2023 में हुआ है ना,
अगर कोई केस लॉ 2023 में हुआ है और उसका जजमेंट आया है थ्रू द जज, उन्होंने कोई डिसीजन सुनाया है, देन इट ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ। क्लियर है, बात समझ में आती है? तो एक्ट इज कम अंडर लॉ, बट लॉ इज अ वेरी वेरी ब्रॉडर वर्ड। लॉ एक बहुत ही ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर क्या आता है, बहुत सारे, सॉरी गाइज मैंने रब कर दिया, आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इन केस अगर किसी को नोट करना था तो, ठीक है ना। तो कहना क्या चाह रही हूँ कि लॉ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर वर्ड है जो कि एक्ट भी इंक्लूड करता है, केस लॉज भी इंक्लूड करता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइमली बेसिस पर आते रहते हैं हर एक एक्ट के अंदर, उसको भी इंक्लूड करता है कौन, लॉ, ठीक है। तभी फ्रेंड्स हमारे चैप्टर का नाम या हमारे पेपर का नाम क्या है, बिजनेस लॉज, जिसके अंदर बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, कौन से, एक्ट के नाम से। तो एक्ट के अंदर तो सिर्फ क्या आएगा, जो पुराना लिख दिया गया, दैट ऑल आर अ पार्ट ऑफ एक्ट। समझ में आती है बात समझ में आती है? गुड, ठीक है। तो लॉ एक तरीके से लॉ क्या हो जाएगा, लॉ इज अ ब्रॉडर वर्ड, ब्रॉडर हो गया, राइट, और एक्ट मेरे पास क्या हो गया, थोड़ा सा नैरो सेंस में हो गया। क्लियर, गुड। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एक्ट। तो अगर कोई पूछे लॉ क्या है, लॉ के अंदर एक्ट आता है, केस लॉस आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। एक्ट क्या होता है, एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, सब सेक्शंस आते हैं, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस आते हैं। और एक्ट बनाया कैसे जाता है, एक्ट बनाया जाता है जब आप क्या कर रहे होते हैं, एक्ट बनाया जाता है जब ड्राफ्ट बिल हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है, और क्या हो जाता है, कंसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, एंड देन द ड्राफ्ट विल बिकम एन एक्ट। क्लियर, बेसिक फाउंडेशन समझ में आया आज की क्लास का कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं, हर किसी एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है उस एक्ट को इनबिल्ट करने का, कि क्या क्या कंट्री में लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे इस एक्ट को हमने क्या कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया गया। क्लियर, गुड। सो अब रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया लॉ और एक्ट होता क्या है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जिसका ध्यान देना है। सी द बोर्ड, मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही है। नोट करो जरा अपनी नोटबुक में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताओ बहुत बच्चों ने मिस्टेक क्या करी होगी लिखते समय, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, बट मैं बता रही हूँ अगर नहीं लिखा तो मिस्टेक क्या होने वाली है। हम ध्यान नहीं देते, हम इंडियन को आई छोटा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का सी छोटा कर देते हैं, एक्ट का ए छोटा कर देते हैं। दिस इज अ वेरी 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 बेसिक फंडा इन माई लॉ सब्जेक्ट। इधर आप हैं कौन से लेवल पे, इधर आप हैं फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो, बेसिक फंडा मेरा लॉ का कहता है कि एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज ये एक एक्ट है, ठीक है। आप इसमें छोटा नहीं लिख सकते। अगर आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपने इस तरीके से लिख दिया,
तो बच्चे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है उसका स्टार्टिंग में ही इम्प्रेशन ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपने ये लेटर्स छोटे लिख दिए तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 बेसिक रूल कि साहब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी वर्ड ऑफ लेटर फर्स्ट को छोटा नहीं लिख सकते हो। अगर मैंने इस देखो, अगर आपने इसी एक्ट को लिख दिया ACT, इस एक्ट का मतलब होता है एक्शंस, है ना। हम कहते हैं ना एक्टर भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इस एक्ट का मतलब होता है कि आप किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग एंड दिस ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। आपने तो एक्ट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी ना, राइट। तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में नोट कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में नोट कर लो कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी एक्ट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। नोट लिख लो, एक नोट लिख लीजिए, एक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी एक्ट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। और स्टार मार्क कर लो, भूलना नहीं है। रेड पेन से इसको एक स्टार मार्क्ड कर लो कि भूलना नहीं है। क्लियर है? सो आई एम डन विथ टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसी को ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट था, ठीक है। किस किस तरीके से लॉ और एक्ट में डिफरेंसेस को पता चलता है कि किस तरीके से लॉ और एक्ट में डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है लॉ, क्या होता है एक्ट। उसके बाद हमने कुछ नॉर्मल बातें करी और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड लक, अ वेरी ऑल द बेस्ट। तो मेक अ हैबिट ऑफ वन थिंग कि जितना भी हम कोर्स सिलेबस जितना भी हम कवर कर रहे हैं क्लास में, आप उसको साथ के साथ अपने घर में करते चलो। अगर आपको लगेगा हम बाद में कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है, हम बाद में कर लेंगे, वो बात नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, पहले जो तो होता था CA फाउंडेशन का लेवल, वो कंपैरेटिव इजी होता था। यू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद यू, ठीक है। अब मेरे पास पूरा पेपर थ्योरी का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, जिसमें 3 घंटे मिलेंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अनडाउटेडली। आप फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। आप अच्छे स्टूडेंट हो, आई नो दैट, आपने अच्छा स्कोर करा है 12th में, वेरी वेरी गुड, बट आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय फॉर द टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।